डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाला आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले आरयूएचएस के एग्जाम पेपर 2020 में हुआ था, जो थर्ड सेम के लिए हुआ था। बी फॉर्म का जो पेपर नंबर था 302 टी, ये फिजिकल फार्मास्यूटिक्स वाला सब्जेक्ट था थर्ड सेम के लिए। तो मैं इसमें आपको किस तरह से क्या बताने वाला हूं, थोड़ा सा समझिए। कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आपको आंसर करेंगे तो अच्छा नंबर मिलेंगे, तो पूरा वीडियो देखें, अच्छे से देखें। इंडिविजुअल क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूं ताकि आपको एग्जाम में लिखने का पैटर्न समझ में आए। ज्यादातर स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर वही लिखते हैं लेकिन अच्छे से नहीं लिखते, जिसकी वजह से आपको बड़ी प्रॉब्लम आती है और आपको मार्क्स कम मिलते हैं। कई बार आपको इसका बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है। ये हर्जाना आपको ना भुगते, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए, समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो पहला आपका देखिएगा, ये 2020 में हुआ था, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम था फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का। ये आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं, देखिएगा। पहला इंस्ट्रक्शन है कि आपको पेपर पे कुछ नहीं लिखना है रोल नंबर के अलावा। यदि आप कुछ लिखते हैं तो आपको अनफेयर मींस में काउंट किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है सेक्शन ए का। सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 होंगे, जिसमें 5-5 क्वेश्चन होंगे। इनमें सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है और इसमें हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल ये ए सेक्शन 20 नंबर का होता है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट बी सेक्शन। नेक्स्ट बी सेक्शन में 3, 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको कोई से 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं, एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। इस तरह से ये 20 नंबर का आपको सेक्शन माना जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है सेक्शन सी का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 होते हैं। इनमें दोनों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन यहाँ पे छठे नंबर में 5 क्वेश्चन सब क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 4 करने होंगे। 7वें क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 3 करने होंगे। इस तरह से 4 और 3 टोटल कितने हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए। और 7 का मतलब 35 मार्क्स के हो गए। इस तरह से टोटल आपका 75 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे का होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ध्यान रखिएगा, पहला सेक्शन की बात कर रहे हैं अपन, ध्यान देना। पहले सेक्शन का जो पहला है डाइपोल मूवमेंट और डाइपोल मूवमेंट। यहाँ पे देखिएगा, डाइपोल मूवमेंट में आपका क्या लिखना है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखना है और डाइपोल मूवमेंट का एक एग्जांपल लिखना है। एग्जांपल इसमें आप वाटर का एग्जांपल दे सकते हैं। ओके, फिर आता है इसका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में देखिएगा, अगेन इसका डेफिनेशन और एक लाइन में इसका सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मार्क्स दोनों दो में सिर्फ 2 मिल जाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट आइडियल सॉल्यूशन एज पर रॉल्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है ये चीज आपको बतानी है और इसका आपको एक एग्जांपल लिखोगे तो बेस्ट रहेगा। फिर आता है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, जिसको अपन सीएमसी भी बोलते हैं दोस्तों। इसमें इसका डेफिनेशन क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। ध्यान रहे, सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा नहीं लिखना, 1 या 2 लाइन में आप लिख देंगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है इसका बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशंस में ध्यान देना, बफर का एग्जांपल और इसका एक डेफिनेशन। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन के बाद में इसका एग्जांपल की कौन सा ऑफिशियल बफर है ये ध्यान रहे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगेन डेफिनेशन रहेगी। डेफिनेशन के बाद में इसका फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूले के बाद में इसका सिग्निफिकेंस की फार्मास्यूटिक्स में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कहां इसको यूज किया जाता है, ये हो गया। फिर आता है इसका सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट्स में अगेन इसका डेफिनेशन, इसकी एचएलबी वैल्यू क्या होती है वो, और उसके बाद में इसका एग्जांपल लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगेन इसका डेफिनेशन क्या होता है ये चीज, और इसके सिग्निफिकेंस क्या होता है वो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने का क्या सिग्निफिकेंस होता है वो चीज। फिर आता है नेक्स्ट प्रोटीन बाइंडिंग। दोस्तों इसमें डेफिनेशन प्रोटीन बाइंडिंग की, प्रोटीन बाइंडिंग की डेफिनेशन और इसकी सिग्निफिकेंस के डोजेस फॉर्म बनाते टाइम इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, ड्रग के प्रोटीन बाइंडिंग कैसे सिग्निफिकेंट होती है। फिर आता है स्प्रेडिंग कॉफिशिएंट। स्प्रेडिंग कॉफिशिएंट की अगेन डेफिनेशन होगा। डेफिनेशन के साथ में इसके बाद में इसका क्या रहेगा, इसका सिग्निफिकेंस की सिग्निफिकेंस डोजेस फॉर्म में इसको कहां सिग्निफिकेंस का
करता, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में जनरली इसको यूज किया जाता है, तो कहां पे कितना स्प्रेडिंग कोफिशिएंट रहना चाहिए ताकि वो डोजेज फॉर्म परफेक्टली स्प्रेड हो जाए। ये हो गया आपका ए सेक्शन। अब बात करते हैं बी सेक्शन की दोस्तों। बी सेक्शन आ गया, तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन वाला बी सेक्शन है जिसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं और आपको 3 क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान देना 3 क्वेश्चन में से 2 ही करने हैं। एक क्वेश्चन 10 नंबर का बी सेक्शन में। तो पहला है डिफाइंड एंड क्लासिफाई कॉम्प्लेक्सेस, एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अगेन देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन बतानी है, फिर उसका क्लासिफिकेशन बताना है। क्लासिफिकेशन में आप एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, नहीं तो आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा। और उसके बाद में इसका मेथड्स कौन कौन से होते हैं, वो मेथड्स का पहले लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट करके उसको इंडिविजुअल मेथड से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के हिसाब से आंसर कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आता है डिफाइन सरफेस टेंशन, डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन देना है और फिर उसके बाद में 3 और 4 लाइन में जनरली आप लोग ये चीज स्किप कर जाते हो। सरफेस टेंशन में आपको किस तरह से सिग्निफिकेंस होता है ये जरूर लिखना है। क्यों लिखना है मैं ये चीज बता देता हूं। लॉन्ग क्वेश्चन है, 20 नंबर 10 नंबर का है, इसलिए आपको इसका सिग्निफिकेंस लिखना है डोजेज फॉर्म में किस तरह से सिग्निफाई के। फिर उसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं सरफेस टेंशन के, यहाँ पे ध्यान रहे। यदि डायग्रामेटिक बताओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, और डायग्रामेटिक से हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह से हमारा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन आइसोटोनिसिटी, एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे आइसोटोनिसिटी की, और उसके बाद में अगेन मैं कहूंगा यहाँ पे सिग्निफिकेंस लिखोगे तो आपको आंसर थोड़ा सा बेटर होएगा। ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं लिखना, 3 या 4 लाइन में लिख दो तो आंसर इसका सफिशिएंट रहेगा। फिर उसके बाद में जो मेथड्स है उन मेथड्स के नाम लिखेंगे, नाम लिख के फिर उनकी इंडिविजुअल आप हेडिंग ऐड करके उसके बाद में आंसर कंप्लीट करना, तो आपको आंसर अच्छा माना जाएगा। और बहुत अच्छे से लिखेंगे, डायग्रामेटिक दिखाएंगे या फ्लो चार्ट फॉर्म में दिखाएंगे तो ओके। ये हो गया हमारा बी सेक्शन। दोस्तों अब बात करते हैं सी सेक्शन की। सी सेक्शन में शायद समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे छठा क्वेश्चन बन रहा है जिसमें कोई सा भी 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, इस तरह से टोटल 20 नंबर का सवाल है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन हैं, इसके सब पॉइंट्स इसमें से 4 ही करने हैं। कहने का मतलब पहला फैक्टर अफेक्टिंग पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन में ध्यान देना, सबसे पहले बफर की डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद में फैक्टर्स बताने हैं। फैक्टर्स भी मैं पहले कहूंगा इसकी लिस्ट लिखेंगे, लिस्ट लिखने के बाद में इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एग्जाम पैटर्न का अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। फिर आता है क्वेश्चन एचएलबी एंड आरएचएलबी स्केल। यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिख के यहाँ पे सिग्निफिकेंस लिखेंगे, सिग्निफिकेंस लिख के इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीज लिखेंगे तो आपको आंसर कंप्लीट होगा। फिर आता है इसमें नेक्स्ट कॉमन आइन इफेक्ट। कॉमन आइन इफेक्ट क्या होता है ध्यान देना, इसकी डेफिनेशन और डेफिनेशन के बाद में कॉमन आइन इफेक्ट की सिग्निफिकेंस आपको लिखना है। सिग्निफिकेंस भी आपको एग्जांपल सहित बताओगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। और कॉमन आइन इफेक्ट की वजह से हमें हमारे डोजेज फॉर्म में, हमारे प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में कॉमन आइन इफेक्ट या डोजेज फॉर्म बनाते टाइम हमें किस तरह से सिग्निफिकेंट रहता है वो चीज जरूर लिखनी है। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ को आपको उसको अप्लाई करना है, और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में किस तरह से मतलब डोजेज फॉर्म में कॉमन आइन इफेक्ट किस तरह से अप्लाई किया जाता है ये होगा। फिर आता है नेक्स्ट काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग में पहले डेफिनेशन लिखेंगे प्रोटीन बाइंडिंग की, और उसके बाद में 2 या 3 लाइन में इसका सिग्निफिकेंस लिखेंगे प्रोटीन बाइंडिंग की। प्रोटीन बाइंडिंग की सिग्निफिकेंस लिखने के बाद में इसकी काइनेटिक्स लिखनी है। काइनेटिक्स में इसका क्या होगा, फॉर्मूला लिखना है। दोस्तों फॉर्मूला किस तरह से डेरिवेटाइज करना वो चीज बताना है। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आता है कि फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो यहां पे सबसे पहले डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद में इसके फिक्स लॉ क्या होता है, इसकी फिक्स लॉ के बारे में लिखनी है। फिक्स लॉ के लिखने के बाद में इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने
लिखने के बाद में ध्यान रहे यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस लिखना है कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, ये चीज आपको आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया सब पॉइंट्स। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा लास्ट, दैट इज 7th क्वेश्चन। इसमें से 3 ही क्वेश्चन करने हैं और 5 नंबर का एक सवाल है, इस तरह से 15 नंबर का सवाल है। तो देखिएगा, पहला, लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन, लिक्विड क्रिस्टल्स के एग्जांपल, और इसमें इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स में मतलब इसका क्लासिफिकेशन कह सकते हैं या इसका टाइप्स कह सकते हैं, और यहाँ पे इसका क्या सिग्निफिकेंस है, या यूं कहूंगा सिग्निफिकेंस, या यूं कहूंगा इसका एप्लीकेशन, या यूं कहूंगा इसका क्या यूजेज क्या होता है, ये चीज आपको लिखना है, तभी आंसर कंप्लीट होगा। फिर आता है मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ द सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट जिनको सरफेक्टेंट भी बोलते हैं, सरफेक्टेंट भी बोलते हैं। तो दोस्तों सरफेक्टेंट का इसका सबसे पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद में इसकी एचएलबी वैल्यू क्या होती है वो चीज, और इसका मेडिसिनल एप्लीकेशन का मतलब हो गया इसका सिग्निफिकेंस या इसका यूजेज क्या है वो चीज, और यूजेज और सिग्निफिकेंस एग्जांपल सहित कोट करेंगे तो आपका आंसर अच्छा होगा ही होगा। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है हेंडरसन हेसलवेस इक्वेशन। दोस्तों हेंडरसन हेसलवेस इक्वेशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, ये चीज आप जरूर देखें। और इसका सबसे पहले इसका डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद में इसका डेरिवेटाइजेशन, डेरिवेटाइजेशन किसका, और डेरिवेटाइजेशन के बाद में इसका सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ध्यान रहिए सिग्निफिकेंस किस तरह से फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पॉइंट से डोजेज फॉर्म डिजाइन करने के कंसेप्ट वाइज, ये हो गया आपका इस तरह से। फिर होता है ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद में इसका फॉर्मूला क्या होता है वो चीज, और फिर उसका सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशन कहेंगे या यूज कहेंगे, ये चीज आपको लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये सारी टर्मिनोलॉजी या तो फिजिकल फार्मेसी या तो फिजिक्स से है या केमिस्ट्री से, इन दोनों को हमें अप्लाई करना होता है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में। इस तरह से आप कोरिलेट कर देंगे तो आपका आंसर बेस्ट होगा। दोस्तों इस तरह से मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर बताया है, ध्यान देना। इसमें ये वाला पूरा इंस्ट्रक्शन था, ए सेक्शन ये वाला था, बी सेक्शन ये वाला था, और सी सेक्शन ये वाला था। ये का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। इस तरह से आप एग्जाम में बेस्ट लिख के आएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों मेरी आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं है, बेस्ट विशेष आपके लिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लगातार आपके लिए वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। मेरी कोशिश रहती है कम से कम दिन में 1 या 2 वीडियो अपलोड करूंगा, और इस तरह से मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं आपको वही टॉपिक पढ़ाता रहूं, वही टॉपिक आपके लिए फेवरेबल रहे। थैंक यू वंस अगेन।